जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी पंकज यादव। आज हम हिस्ट्री का पार्ट 1 लेके आए हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट 1। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की क्लास चलाएंगे जो एनडीए और सीडीएस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमारा जो ज्योग्राफी का पहला पार्ट है वो पहले ही अपलोड हो चुका है। आज हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आए हैं। आज हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कल से हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे। हम डेली एक क्लास हिस्ट्री और ज्योग्राफी की लाएंगे। थोड़ा सा लेट हो गया ज्योग्राफी का लाने में, लेकिन आज से डेली आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। जो ये हिस्ट्री वर्ड है ये हिस्टोरिया से बना हुआ है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, हिस्ट्री वर्ड किससे डिराइव हुआ है? हिस्टोरिया से। और हिस्टोरिया का मतलब होता है एक ऐसी सूचना जो जांच पड़ताल करके निकाली गई हो, यानी कि एन इंफॉर्मेशन विच इज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड हिस्टोरिया। अब बात करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो ये हिस्टोरिया वर्ड है इसी से उत्पत्ति हुआ है हिस्ट्री की। लेकिन जैसे हम आते हैं हिंदी में, ठीक, तो जो इतिहास शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है इति और दूसरा होता है हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब होता है हुआ होगा। ठीक, तो अब जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा दोस्तों, जैसे इतिहास है वो हमारा बीता हुआ समय है, तो क्या हम सभी अपने बीते हुए समय को, एक होता है पास्ट, एक होता है हिस्ट्री, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं अतीत। अतीत भी हमारा बीता हुआ समय होता है और इतिहास भी हमारा बीता हुआ समय होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, बराबर है? इतिहास को हम अतीत कह सकते हैं या अतीत को हम इतिहास कह सकते हैं? तो नहीं। ठीक, अतीत का मतलब होता है कि हर वो बीता हुआ समय जिसका हमारे पास सबूत हो या ना हो, वो क्या कहलाएगा? अतीत। लेकिन जैसे इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास हमारा वह समय होता है जो बीत चुका है और जिसका सबूत हमारे पास है। तो यानी कि जिसका सबूत रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे? अपना इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग समझ लिए कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इतिहास पर पहली बार पुस्तक एक व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम था हेरोडोटस। इतिहास पर पहली किताब लिखे थे हेरोडोटस ने हिस्टोरिका के नाम से। उस किताब का नाम था हिस्टोरिका। यानी कि इसीलिए इतिहास पर पहली बार किताब लिखे थे हेरोडोटस ने और इस किताब का नाम था हिस्टोरिका। इसीलिए हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास पर पहली बार किताब लिखे इसलिए इनको कहा जाता है इतिहास का पिता। अच्छा दोस्तों, ये तो हम लोग जान ले कि अगर इतिहास पढ़ते हैं तो क्यों, अगर कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारा ये रीजन है। तो हम पढ़ते हैं इतिहास, तो इतिहास पढ़ने का हमारा रीजन क्या हो सकता है? हम क्यों पढ़ते हैं इतिहास? ठीक, तो अब हम समझेंगे कि हम अपना इतिहास क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि इतिहास जो वर्ड है, शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इति और दूसरा होता है हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही और हास का मतलब होता है हुआ होगा। तो जो हिस्ट्री वर्ड है वो हिस्टोरिया से बना है
और हिस्टोरिया का मतलब होता है कि ऐसी सूचना जो जांच पड़ताल करके निकाली गई हो, यानी कि हर वो बीता हुआ समय इतिहास नहीं कहलाएगा, यानी कि जो बीत गया समय है, ठीक, उसका हमारे पास सबूत है, वही कहलाएगा इतिहास। ठीक है दोस्तों, आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। इतिहास क्यों पढ़ें, इसका हमें कारण बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला कारण होता है वो होता है अपने अतीत के बारे में जानने के लिए। अपने अतीत के बारे में जानने के लिए कि हमारा अतीत कैसा रहा, हम कहाँ थे, कैसे हमारा विकास हुआ और हम अभी कहाँ पे हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, इतिहास का। दूसरा है जो दूसरा कारण है इतिहास पढ़ने का, वो है अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये देखते हैं कि ये सभ्यता क्या होता है और ये संस्कृति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम कहीं पे अगर गए, कहीं किसी शहर में गए, ठीक, हम बात कर रहे हैं अभी सभ्यता और संस्कृति की बात, तो किसी शहर में गए और वहां पर हम केवल देखिए भौतिक पहलू, वहां का केवल हम भौतिक पहलू देखें। भौतिक पहलू का मतलब होता है वहां पर घर कैसा है, ठीक, वहां पर नदियां हैं कि क्या है, पानी क्या है, लोग कैसे किस मकान में रहते हैं, ठीक है, उन लोग का घर कैसा, कच्चा है कि पक्का है, ठीक, रोड कैसा है, नालियां कैसी है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, ये भौतिक पहलू कहलाता है। तो इसी को बोलते हैं सभ्यता, और इस सभ्यता को इंग्लिश में बोलते हैं सिविलाइजेशन। ठीक, यानी कि कोकोस की सिविलाइजेशन क्या होता है, यानी कि सभ्यता क्या होती है, तो सभ्यता भौतिक पहलू होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे घर हो गया, मकान हो गया, रोड हो गया, पानी हो गया, ड्रेनेज सिस्टम जिसको बोला जाता है, पानी निकास प्रणाली। ठीक है दोस्तों, ये सभी कहलाता है सभ्यता। अब बात करते हैं संस्कृति की, तो संस्कृति होती है भौतिक पहलू के साथ साथ ठीक। अब जैसा कि समझ गए भौतिक पहलू क्या होता है, ठीक, रोड, मकान, घर, ठीक, कच्चे मकान है कि पक्के मकान है, रोड कैसे हैं, ठीक, वहां के रोड कैसे घूमते हैं, ये भी मायने रखता है हमारे इतिहास में। ठीक, तो उसी के साथ आता है भौतिक पहलू के साथ साथ अदृश्य पहलू। ये अदृश्य पहलू क्या होता है, इनविजिबल, ठीक, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे किसी शहर में गए, वहां पर देख ले घर कैसा है, रोड कैसा है, नालियां कैसी हैं, और उन सब के साथ, और उन सबके साथ हमने देखा कि वहां का समाज कैसा है, वहां का धर्म कैसा है, ठीक, वहां के लोगों की जाति क्या है, ठीक। अब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, संस्कृति का। इन भौतिक पहलू के साथ साथ वहां के लोग कैसे हैं, धर्म कैसा, हम लोग का समाज कैसा है, उच्च नीच जाति तो नहीं व्यवस्था है, ठीक, यही सब क्या कहलाता है, संस्कृति। ठीक, जैसे कि हम लोग समझ लिए, पहला अपने अतीत के बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, और तीसरा आता है अगला आता है
कि विध्वंसात्मक और सृजनात्मक निर्णयों के बारे में जानने के लिए। अभी देखिए, विध्वंसात्मक मतलब होता है हानि पहुंचाने वाला निर्णय, और सृजनात्मक मतलब होता है लाभ पहुंचाने वाला निर्णय। यानी कि इतिहास में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, ठीक, जो हमें फायदे पहुंचाए और कुछ हमें नुकसान पहुंचाए हैं। तो उन्हीं सभी निर्णयों के बारे में जानने के लिए हम किसका ध्यान करते हैं? इतिहास का। इतिहास ही हमें बताता है कि जो विध्वंसात्मक निर्णय थे उनको ना दोहराया जाए, और जो सृजनात्मक निर्णय थे उनको बार बार दोहराया जाए। यानी कि जिस चीज से हमें हानि होता है उसको ना दोहराया जाए, और जिस चीज से हमें लाभ होता है उसको बार बार दोहराया जाए। ये हमें कौन बताता है? इतिहास। तो इतिहास हम 3 कारणों से पढ़ते हैं। पहला, अपने अतीत के बारे में जानने के लिए। दूसरा, अपने सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने के लिए। और तीसरा, विध्वंसात्मक और सृजनात्मक निर्णयों के बारे में जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम इतिहास के वर्गीकरण पर। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास को 2 तरीकों से बांटा गया है, ठीक। एक है परंपरागत और दूसरा है आधुनिक। परंपरागत क्या है और आधुनिक क्या है, ये हम देखते हैं। पहला है परंपरागत और दूसरा है आधुनिक वर्गीकरण। ठीक, तो जो परंपरागत वर्गीकरण है, एक ब्रिटेन के हिस्टोरियन थे जिनका नाम था J.S. मिल, उन्होंने किया था। भारत के इतिहास का जो वर्गीकरण है वो परंपरागत के अनुसार कौन किया था? J.S. मिल ने किया था। उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। पहला, हिंदू शासन। दूसरा, मुस्लिम शासन। और तीसरा, ब्रिटिश। शासन। ठीक, जैसा कि भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो उसके पहले जितने भी राजा हुआ करते थे सब हिंदू थे। ठीक, उसके बाद आ गए आपके मुस्लिम शासक। जैसे ही मुस्लिम शासक धीरे धीरे क्या हुआ, उनका डाउनफॉल हुआ। उसके बाद किसने शासन संभालना शुरू कर दिया? ब्रिटिश ने, यानी कि ब्रिटेन के लोगों ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन चलाना शुरू कर दिया। इसलिए कितने भागों में बांट दिया? 3। पहला, हिंदू शासन, जिस समय हिंदू राजा इस भारत को चलाया करते थे। दूसरा, मुस्लिम शासन, ठीक, जिस समय मुसलमानों ने भारत के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया और भारत के ऊपर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। और तीसरा क्या था? ब्रिटिश ने, यानी कि ब्रिटेन के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आया और अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। इसलिए जो J.S. मिल थे ये परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार 3 भागों में बांटे गए। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। साथ साथ में लिखते चलिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया।
पहला प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत, उसके बाद है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास। इस भारत में जब से मानव का जन्म हुआ है तब से लेकर, इस भारत में जब से मानव का जन्म हुआ है तब से लेकर 712 ईस्वी तक का समय कहलाता है आपका प्राचीन इतिहास, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। 712 ईस्वी से लेकर 1707 तक का समय जो है वो कहलाता है आपका मध्यकालीन इतिहास, और 1707 से लेकर 1947 तक का समय कहलाता है आपका आधुनिक भारत। उसके बाद हम अपने संविधान के अनुसार चलते हैं, तो अब हमारा इतिहास नहीं बल्कि हमारा ठीक राज व्यवस्था चलता है। तो प्राचीन इतिहास यानी कि अगर कोई ये आपसे पूछ दिया कि इस पृथ्वी पर मानव का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ और भारत में मानव का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ, तो इस पृथ्वी पर जो मानव है उसका उदय 20 लाख वर्ष पहले हुआ, 20 लाख वर्ष पहले हुआ, ठीक। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में मानव का जन्म 5 लाख वर्ष पहले हुआ। क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है दोस्तों, तो भारत जैसा कि आप लोग जानते होंगे एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापनिक सिद्धांत। जो पहले भारत था वो गोंडवाना लैंड के साथ जुड़ा हुआ था और धीरे धीरे आकर अंगारा लैंड के साथ जुड़ गया। तो गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड जुड़ते समय इसमें बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन हुआ, बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन हुआ, इसीलिए भारत में मानव का जन्म नहीं हुआ था। कोई पूछ दिया कि भारत में, पूरे विश्व में मानव का जन्म 20 लाख वर्ष पहले हुआ है और भारत में, भारत की भूमि पर मानव का उदय 5 लाख वर्ष पहले हुआ है, तो क्यों? तो इसका कारण है कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत, मानव का जन्म भारत में 5 लाख वर्ष पहले हुआ, यानी कि जब से मानव का जन्म हुआ है माना जाता है 5 लाख। हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय इतिहास की। तो हम यहाँ पर 5 लाख वर्ष पहले लेकर चलते हैं, वहां से लेकर 712 ईस्वी तक का समय कहलाता है प्राचीन इतिहास। अब ये जो इतिहास था, ये जो प्राचीन समय था, ये एक बहुत बड़ा काल था, इसलिए इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आदि ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक। ठीक है दोस्तों, यह है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। तो हम किस काल को प्रागैतिहासिक काल कहेंगे? यानी कि इतिहास का, यानी कि बीते हुए समय का कौन सा भाग हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा और कौन सा भाग ऐतिहासिक काल कहलाएगा, और सॉरी आदि ऐतिहासिक काल कहलाएगा, और कौन सा भाग ऐतिहासिक काल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस समय मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था, जिस समय आदि मानव नहीं बोलना जानता था और न ही लिखना जानता था, उसी समय को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? यानी कि एक ऐसा समय जिस समय आदि मानव या मानव लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं थे, उसी काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। तो आदि ऐतिहासिक काल में मानव लिपि अथवा लेखन कला
लिपि अथवा लेखन कला से परिचित तो था। आदि ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि अथवा लेखन कला से परिचित था, लेकिन उनकी लिपि को या लिखने की कला को हम समझ नहीं पाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो स्क्रिप्ट मिले हैं उन लोगों को हम अभी डिकोड नहीं कर पाए। डिकोड कर भी नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि उसमें तो कुछ वर्ड लिखा गया है, जैसे ऐसे कर दिया गया, फिर उसी के बीच में एक किसी एनिमल का चित्र बना दिया गया है, किसी जानवर का चित्र बना दिया। जो वर्ड है उनको तो डिकोड किया जा सकता है, लेकिन जो जानवर बना दिया गया है उसको हम क्या पढ़ेंगे? इसलिए उसको हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। यानी कि जिस समय मानव लिपि अथवा लेखन कला से परिचित तो था, लेकिन उनकी लिपि को या लिखने की कला को हम अभी जान नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाए हैं, वही काल कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो जिस समय में मानव लिपि और लेखन कला से परिचित था और उनकी लिपि को हम बोल पाते हैं और लिखने की कला को हम लिख पाते हैं, समझ पाते हैं, उनकी लिपि को भी समझ पाते हैं, वही काल कहलाता है आपका ऐतिहासिक काल। तो बताइए, यहां तक क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तब हम आगे चलते हैं। जो आपका प्रागैतिहासिक काल है ये एक बड़ा काल था, तो इसको बांट दिया गया दो भागों में। पहला बांट दिया गया पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। इसको बोला दिया गया ताम्र काल, यानी कि कॉपर एज। ठीक है, ताम्र काल, ताम्र का मतलब होता है तांबा। ठीक, तो इतिहास में, या ऐसे हम ये भी कह सकते हैं, प्रश्न भी उठ जाता है यहाँ से कि बताइए मानव के द्वारा पहली किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव ने किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो वो था आपका कॉपर, यानी कि तांबा। क्या था? तांबा था। तांबा को मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया है। तो जो पाषाण काल था, यानी कि जिस समय आदि मानव पूरे तरीके से किस पर निर्भर थे? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। यानी कि जिस समय पर आदि मानव पूरे तरीके से पत्थर पर निर्भर थे, वही काल क्या कहलाता है? आपका पाषाण काल। और जिस समय आदि मानव पत्थर के साथ साथ तांबे धातु का भी प्रयोग करना शुरू कर दिए, तो वो कहलाता है आपका ताम्र काल। ठीक है दोस्तों, पाषाण काल को भी 3 भागों में वर्जित किया गया है। इसको भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है, तो जो ये पूरा पाषाण काल है, इस समय पर आदि मानव एक भोजन संग्राहक हुआ करता है, यानी कि फूड गैदरर हुआ करता था। ठीक, जो ये हमारा पूरा पाषाण काल है, ये जो हमारा समय था, ये हिम युग था। हिम युग मतलब उस समय पृथ्वी पर पूरे तरीके से बर्फ जमा हुआ था। इसलिए जो आदि मानव थे वो अपना भोजन लाते थे और अपने जहां पर रहते थे गुफा बनाकर वहीं पर लाकर अपना भोजन क्या करते थे? रख देते थे। और हिम था, यानी कि बर्फ था, जिससे जो भोजन था वो खराब नहीं होता था। इसलिए वहां पर जब ज्यादा भोजन इकट्ठा हो गया, हमको हड्डियां ज्यादा प्राप्त हो गई, तो हमको लगा कि जो आदि मानव थे वो क्या थे? एक फूड गैदरर थे, यानी कि भोजन संग्राहक थे। यानी कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने गुफा बनाकर रहना शुरू कर दिया। पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने गुफा बनाकर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, गुफा बनाकर रहना शुरू कर दिया। और मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने गुफा बनाकर रहना शुरू कर दिया, उसके साथ साथ उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया।
आदि मानव ने जिस समय पर गुफे के साथ साथ गुफे में रहने के साथ साथ पशुपालन शुरू कर दिया वो काल क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। और जिस समय में आदि मानव गुफा में रहने लगे, ठीक, पशुपालन शुरू कर दिए और पशुपालन के साथ साथ इन लोगों ने शुरू कर दिया कृषि। ठीक है दोस्तों, तब इसको ऐसे समझते हैं, जब पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता है? फूड गैदर था, यानी कि भोजन संग्राहक था, और ये गुफा बनाकर रहना शुरू कर दिए। जब ये गुफा बनाकर एक जगह रहना शुरू कर दिए, ये जो मध्य पाषाण काल था, ठीक, इस समय हमारा जो जलवायु था वो बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा था। ठीक, तो इसमें आदि मानव क्या कर दिए? पशुपालन शुरू कर दिए। ठीक, पशुपालन, और जब ये पशुपालन शुरू कर दिए तो पशु एक जगह पर रखेंगे तो उनको खिलाने के लिए तो कुछ चाहिए, इसलिए पशु को खिलाने के लिए क्या किस चीज की शुरुआत कर दी? कृषि की। और यही काल क्या कहते हैं? आपका नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका पूरा पाषाण काल है, इस समय जो आदि मानव था वो एक भोजन संग्राहक था, ठीक, गुफा बना के रहता था। मध्य पाषाण काल गुफा बना के रहने के साथ साथ पशुपालन भी शुरू कर दिए, और नव पाषाण काल गुफा, पशुपालन और साथ में कृषि। और जो आपका ये पूरा पाषाण काल है, इसको भी 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला होता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। पहला है क्या? उच्च पूरा पाषाण काल। और दूसरा आपका मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा है निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक, यानी कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला है उच्च पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है निम्न पूरा पाषाण काल। अब बात आती है कि आग का खोज किस काल में हुआ था? ठीक, पहिए का खोज किस काल में हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो आग का खोज है, या हम ये कहें, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठता है कि होमोसेपियंस मानव का उदय किस काल में हुआ था? तो होमोसेपियंस मानव का उदय उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। होमोसेपियंस मानव का उदय किस काल में हुआ है? उच्च पूरा पाषाण काल। और उच्च पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था, यानी कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? उच्च पूरा पाषाण काल में। अगर कोई पूछे कि किस पत्थर से, हम तो अनुमान लगाते हैं कि एक है चकमक पत्थर। चकमक पत्थर से ही आग का खोज हुआ था। वो किस काल में? तो उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इंट्रोडक्शन यहीं तक खत्म करते हैं, और कल से हम हिस्ट्री की रेगुलर क्लास लाएंगे और ज्योग्राफी की भी रेगुलर क्लास लाएंगे। शाम को 7 बजे डेली हमारा वीडियो अपलोड होगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।